बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स हैं जिनको पास करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, जो आपने डिफ़ाइन किया इनको सिंपल वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन। दूसरा, इनमें दो हिस्से हैं, एक इलेक्ट्रिक पोर्शन है और दूसरा मैग्नेटिक पोर्शन है। मतलब दो तरह के फील्ड्स हैं, एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक मैग्नेटिक फील्ड है। इसके बारे में जो सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे अच्छी वर्किंग थी वो थी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की। अब जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने इसके ऊपर कुछ इक्वेशंस लिखी। 4 इक्वेशंस हैं जेम्स क्लार्क मैक्सवेल, उनमें से कोई एक भी आपकी बुक पर नहीं लिखी गई। तो इसलिए मैं इस टॉपिक को पढ़ाते वक्त थोड़ा सा आपकी बुक के स्कोप से थोड़ा सा आगे जाकर आपको अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरा शुरू से ही यही मोटो रहा है कि कॉन्सेप्ट्स बेहतर होंगे तो ऑब्वियसली आपको चीज़ें ज़्यादा बेहतर समझ आएंगी। तो इसलिए आप लोगों ने साथ साथ लेकर चलना है सारी चीज़ों को, अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करना है और उसके बाद देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। तो मैं क्या करूँगा, चैप्टर नंबर 12, 13, 14, 15 इन सारों को मिला के और इवन एंड पे आखिर पे आके 16 भी साथ अटैच करेंगे। इन सब को आपस में जोड़ के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक पहुंचेंगे। तो करीब करीब हर चैप्टर में से दो टॉपिक्स को मैं टच करूंगा और फिर जाकर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स तक पहुंचेंगे। तो इसलिए थोड़ा सा कॉन्शियस होकर बैठिएगा। असल में बुक पे इस टॉपिक को उस तरह से नहीं लिखा गया जिस तरह लिखा जाना चाहिए था। बहरहाल स्टार्ट करते हैं जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपिगेशन, के ऐसी वेव्स जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। दे कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ फील्ड्स, इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, और they travel with the speed of light 3 into 10 raised power 8 because all electromagnetic waves have same speed। तो लाइट भी इसी से ही कंसिस्ट करती है। खैर, तो लेट्स स्टार्ट। अब अगर मैं स्टार्ट करूं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को हम प्रोड्यूस करते हैं चार्जेस की मदद से। जब एक चार्ज ऑसिलेट करता है, चार्ज रेस्ट पर हो तो क्या सिचुएशन होती है। सपोज सबसे पहली सिचुएशन हम ये लिख लेते हैं जी, नंबर 1, चार्ज इज़ एट रेस्ट। जब चार्ज Q रेस्ट पर हो, ठीक है, तो आप इसके बारे में ये कह सकते हैं, चार्ज एट रेस्ट, तो आप इसके बारे में कह सकते हैं इट्स वेलोसिटी इज 0 एंड इट इज़ द टॉपिक ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर नंबर 12। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। अब जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो उसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो सपोज हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के इर्द गिर्द क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से हमेशा रेडियली आउटवर्ड एमिट होती हैं। तो यहाँ पर हम उसी तरह से बिल्कुल रेडियली आउटवर्ड पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइंस ड्रॉ कर देते हैं कि ये वो लाइंस हैं जो पॉजिटिव चार्ज में से आउटवर्ड एमिट हो रही होती हैं। और जब चार्ज रेस्ट पर होगा तो इसके इर्द गिर्द सिर्फ एक ही चीज़ होगी, और वो चीज़ जो मैंने ड्रॉ कर दी दैट इज़ इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब चार्ज रेस्ट पर होता है तो चार्ज के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो चीज़ कौन सी है, इट हैज़ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड, के इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब नेगेटिव चार्ज को ड्रॉ करें तो नेगेटिव चार्ज में भी सेम यही सिचुएशन होगी। नेगेटिव चार्ज के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इन लाइंस की डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड होगी। इन तमाम तर लाइंस की डायरेक्शन कहाँ होगी, इनवर्ड होगी, टुवर्ड्स द चार्ज। और फिर हम इनका इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ वगैरह। तो अगर आपको ये भी बात पता है कि आप चार्ज के जितना करीब हों फील्ड स्ट्रॉन्गर होता है, चार्ज से अवे हों फील्ड वीकर होता है, सेम इसी तरह अब इस चार्ज के पास क्या है, जब चार्ज रेस्ट पर है तो इट हैज़ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। कि जब चार्ज रेस्ट पर हो तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। नाउ व्हाट इफ़ वी फाइंड द फ्लक्स ऑफ दीज। अगर हम इनका फ्लक्स फाइंड करें तो फ्लक्स फाइंड करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इन दोनों चार्जेस को एक सरफेस के अंदर एनक्लोज कर देता हूँ, सो कॉल्ड गॉसियन सरफेस। तो अगर इस गॉसियन सरफेस के अंदर हम इनको इनक्लोज करें
सपोज ये मैं इसके इर्द गिर्द यूँ सरफेस ड्रॉ कर देता हूँ, सेम इसी तरह यहाँ पर भी हम एक सरफेस ड्रॉ कर देते हैं। नाउ व्हाट इफ वी फाइंड द फ्लक्स, यहाँ पर जो फ्लक्स की वैल्यू आपके पास होगी पॉजिटिव चार्ज के लिए, दैट विल बी इक्वल टू phi इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। According to Gauss's law, the total flux enclosed in a surface is 1 over epsilon naught times total charge। नेगेटिव के लिए क्या होगी, सेम बिल्कुल यही, और सिर्फ क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो phi E माइनस Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इस फ्लक्स को फाइंड करने के लिए हम एक और फॉर्मूला भी यूज करते थे। हम फ्लक्स के लिए फॉर्मूला लिखते थे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू E डॉट A, और यहाँ से अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर लें तो हम गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को यूँ लिख सकते हैं, E डॉट A इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट। इट इज नोन एज गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या चार्जेस कह लें, Gauss's law for electrostatics। नेक्स्ट अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम इसी तरह जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड किया, हम इसी तरह ड्रॉ करेंगे मैग्नेट को, और मैग्नेट का फ्लक्स फाइंड करेंगे। हम उसके ऊपर गॉसेस लॉ की मैग्नेटिक फॉर्म को अप्लाई करेंगे, और हम ये फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि क्या यहाँ पर कोई फ्लक्स की वैल्यू होगी। तो सपोज हम ड्रॉ करें एक मैग्नेट, तो मैग्नेट कुछ यूँ होगा कि एक तरफ इसके नॉर्थ पोल, दूसरी तरफ इस मैग्नेट के साउथ पोल। एक तरफ हम नॉर्थ पोल है, एक तरफ हमारे पास साउथ पोल है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर ड्रॉ की जाएं तो वो नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ एंटर होती हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आप कुछ यूं इस पर ड्रॉ करेंगे। अब इसका जब हम फ्लक्स फाइंड करेंगे तो हमारे लिए बड़े ही स्ट्रेंज किस्म के रिजल्ट्स होंगे हमारे पास, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है मैग्नेट बिहेव्स लाइक अ डायपोल। वो सिंगल पोलर हो ही नहीं सकता। आज तक टिल डेट तक हम ये फाइंड नहीं कर सके कि हम यूं नहीं कैस कर सकते कि मैग्नेट के दोनों पोल्स अलग अलग हो जाएं, तो वो तो इकट्ठा एग्जिस्ट करता है। अब यहाँ पर जब आप मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करेंगे तो आपको उस फ्लक्स की वैल्यू नॉर्थ पोल के लिए हम कह देंगे लेट्स से पॉजिटिव। अब इसके इर्द गिर्द भी हम क्या करते हैं, हम उसी तरह एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लें तो इसको हमने कर लिया एनक्लोज। जितनी लाइंस इसमें से बाहर निकल रही हैं उतनी ही लाइंस यहाँ से एंटर हो रही हैं। तो टोटल फ्लक्स यहाँ पर कितना होगा, टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स विल बी इक्वल टू 0। ठीक हो गया। यहाँ से हमने ये कंक्लूड किया कि ये हो गया गॉसेस लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसके लिए फॉर्मूला E Q और एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से हमने इसको फाइंड किया phi b इज इक्वल टू 0 कि मैग्नेटिक फील्ड के लिए, अगर मैग्नेट के लिए आप इसको गॉसेस लॉ को लिखें तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। नेक्स्ट अब हम कर रहे हैं चार्ज को यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करवा रहे हैं। दूसरे हिस्से के अंदर इफ चार्ज मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, सो चार्ज मूव्स विद अ यूनिफॉर्म स्पीड with the uniform velocity कह रहे हैं कि चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उसको हम क्या नाम देते हैं, इट इज़ नोन एज करंट। तो सपोज हमारे पास यहाँ पर एक वायर है, इस वायर में से करंट पास कर रहा है, तो इस के अंदर मौजूद चार्जेस के पास एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, एंड दैट यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चैप्टर नंबर 13 आ गया, ये चैप्टर नंबर 12 था।
ये चैप्टर नंबर 13 से, कि जब चार्ज यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता है तो उसकी इस वेलोसिटी का हम नाम क्या देते हैं, इट इज़ नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और जब किसी वायर में से करंट पास किया जाता है तो उसके इर्द गिर्द प्रोड्यूस होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर अगर हम इस वायर के इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करें तो वो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास कुछ यूँ होगा, जस्ट लाइक दिस। करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा है, राइट हैंड रूल यूज करेंगे तो आपके पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इसकी आ जाएगी मैग्नेटिक फील्ड की। अब यहाँ पर एक चीज़ जहन में रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड करंट की डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इसके सर्कल में मूव कर रहा है। तो यहाँ पर करंट मैं कह देता हूँ इसमें से पास कर रहा है। तो एक चीज़ तो आपने याद रखनी है, करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर जब हम आगे पढ़ेंगे तो आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री पर होते हैं। क्यों? क्योंकि जब करंट आप पास करवाते हैं तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना होता है करंट के साथ, 90 डिग्री। नेक्स्ट, इसको भी आगे लिंक करते हैं। इसको आगे जब हमने लिंक किया था तो हमने इसको लिंक करके हमने इस मैग्नेटिक फील्ड की जब वैल्यू फाइंड की थी तो हमने एम्पेयर सर्किटल लॉ में ये बात पढ़ी थी। हमने वहाँ पर कहा था B डॉट डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट NI भी था, वो नंबर ऑफ टर्न्स, तो चूंकि एक ही है तो n को आपने 1 पुट करना है, बहरहाल उसको पुट करने की ज़रूरत नहीं है। B डॉट डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ये हमारे पास था। दिस इज कॉल्ड एम्पेयर्स सर्किटल लॉ, कि ये एम्पेयर्स का लॉ था, एम्पेयर्स लॉ। अब यहाँ से हमने कंक्लूड क्या किया, हमने कंक्लूड इस बात से ये किया है कि जब चार्ज यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा हो तो उसके इर्द गिर्द क्या होता है, इट हैज़ मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करेगा तो हमारे पास क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। नेक्स्ट, अब हमने आगे जो प्रूफ करना है वो ये है कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करें तो आप प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करें तो हम प्रोड्यूस कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आप इस बात को यूं कर लें कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये लाइन बुक पे लिखी है, फिर वही बात कि इसकी एक्सप्लेनेशन वहाँ पर नहीं है, सिर्फ एक लाइन जस्ट लिख के और उसको आगे पास थ्रू कर दिया। अब इससे अगले हिस्से में हम ये देखेंगे कि हम किस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इसमें जो दूसरा पोर्शन है ना, मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना, मतलब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करना, ये बात आपने पढ़ी है, लेकिन इसको उस तरह से आपने देखा नहीं। तो अब हम इसे चैप्टर 15 में जाकर देखते हैं कि हमने वहाँ पर क्या पढ़ा था। फिर देख लें, चार्ज रेस्ट पर था, ये आपका चैप्टर 12 का कॉन्सेप्ट। हमने चार्ज को यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करवाया, वो करंट बन गया, चैप्टर 13। और जब करंट से हमने मैग्नेटिक फील्ड की बात की, एम्पेयर्स लॉ, दिस इज अवर चैप्टर नंबर 14। और नेक्स्ट अब हम चाह रहे हैं चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले हम कर रहे हैं चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड, कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाए क्या इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, हमने वहाँ पर पढ़ा था कि सपोज हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं किसी कंडक्टर को जिसके अंदर काफ़ी सारे चार्जेस हैं उसको मूव करवाता हूँ। सपोज मेरे पास यहाँ पर एक कंडक्टर है कुछ यूँ, और इसको मैं इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाऊँ, तो मूव करवाने पर क्या होगा, जब मैं इस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करवाऊँगा तो मूव करवाने पर इसके अंदर प्रोड्यूस होगा करंट।
ये बात ध्यान से आप समझिएगा। आप कंडक्टर को इस डायरेक्शन में मूव करवा रहे हैं, आप वेलोसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप असल में कर क्या रहे हैं, आप जब कंडक्टर को मूव करवाना शुरू करेंगे तो आप चार्ज को कर रहे हैं एक्सेलरेट। Q इज एक्सेलरेटिंग। या व्हेन Q चार्ज हैज़ एन एक्सेलरेशन, तो अब क्या होगा, आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं, क्योंकि जब चार्ज ने मूव करना है तो आप उसके लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है तो वो प्रोड्यूस करता है एक इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे? आपने यहाँ पर एक बात पढ़ी थी कि जब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड में से पास करते हैं तो आप यहाँ पर एक करंट सेटअप कर देते हैं, और उसको फाइंड करने के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं E इज इक्वल टू इंड्यूस्ड EMF इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। n भी था इस फॉर्मूले में, हमने एक लूप की बात की तो n को 1, माइनस साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन का है, वो लेंज़ लॉ का है, उसको भी छोड़ दें। तो EMF किसकी इक्वल है, डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, क्योंकि जब आप इसको यहाँ से मूव करेंगे तो आप यहाँ पर फ्लक्स प्रोड्यूस करेंगे, और यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा, करंट स्टार्ट करना शुरू कर देगा, ऊपर की तरफ फ्लो करेगा। यहाँ से जब करंट इस कंडक्टर में अपवर्ड फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली इस एंड पे पॉजिटिव, इस एंड पे क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, हाई से लो की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी, और जब कन्वेंशन के मुताबिक हाई से लो की तरफ मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी तो इसका मतलब क्या है, देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर आपने जज करना हो, दैट विल बी इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा वी ओवर डेल्टा आर। ये फॉर्मूला कौन सा है, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये फॉर्मूला भी हमने पढ़ रखा है पहले, ये फॉर्मूला है जी पोटेंशियल ग्रेडियंट, चैप्टर 12। E इज इक्वल टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। ये कौन सा था, ये था फ्रॉम फैराडेज लॉ। हर फॉर्मूले की बेसिक्स पता हो हमें कि हमने कौन सी वर्किंग कहाँ से की, ये फैराडेज लॉ। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने जब मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया तो आपने EMF इंड्यूस की। EMF क्या इंड्यूस करेगा, EMF इंड्यूस करेगा करंट को, और करंट आगे किसको प्रोड्यूस करेगा, करंट आगे प्रोड्यूस कर देगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। जारी बात है, करंट तभी पास करता है व्हेन एवर देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब इसका लिंक पूरे का पूरी बात का जोड़ते हैं कि हुआ क्या असल में। मैंने कहा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है, तो सेम यहाँ पर वही किया हमने कि हमने मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया, मैग्नेटिक फील्ड ने इंड्यूस की EMF, EMF ने इंड्यूस किया करंट, और करंट ने आगे क्या प्रोड्यूस कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर एक कंक्लूजन मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे कंक्लूजन ये है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, अब ये इक्वेशन क्या हमें शो करती है, ये इक्वेशन हमें यही शो करती है कि ये डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल, जो यहाँ पर इंड्यूस EMF, ये जब चेंज होगा ऑब्वियसली डेल्टा E भी चेंज हो जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड चेंजिंग इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड, चेंजिंग बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस या प्रोड्यूस कर देता है, एंड प्रोड्यूस अ चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। जब आप एक मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो वो आगे किसको प्रोड्यूस कर देता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। ठीक है, तो अब इसका कन्वर्स हम देखते हैं, इसका उल्ट भी होना चाहिए, और इसी का उल्ट ये चीज़ आपके लिए नहीं है, ये सारा कुछ आपने पढ़ा हुआ था। इससे आगे जो टॉपिक का थोड़ा सा हिस्सा है ना, वो थोड़ा सा आपके लेवल से अप का है। ठीक है, कि ये चीज़ें आपने पढ़ रखी थी, सिर्फ उनके लिंक आपस में जोड़ने थे। अब नेक्स्ट जो हिस्सा है उसमें हम क्या कर रहे हैं, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करना है और प्रोड्यूस करना है मैग्नेटिक फील्ड को। तो लेट्स स्टार्ट कि ऐसा किस तरह से मुमकिन है।
तो इस काम के लिए हम क्या करते हैं, एक और थ्योरी जो जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की थी, दैट वाज द मोस्ट थॉट प्रोवोकिंग आइडिया गिवन बाय जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। उस आइडिया के मुताबिक वो ये कंसिडर, वो कहता था कि सपोज हम एक इस तरह का सेटअप बनाएं कि यहाँ पर एक करंट पास कर रहा है एक वायर में, इस वायर को आपने जोड़ रखा है एक कैपेसिटर के साथ और यहाँ से करंट यूं फ्लो कर रहा है। तो सपोज करें जी इस वायर के अंदर करंट है, ये वाली वायर, वेल इस करंट की वैल्यू लेट्स से इट इज I। अब जब इस वायर में से करंट पास करेगा, इट विल हैव अ मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, इट विल हैव अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर हम कोई पॉइंट एक कंसिडर कर देते हैं और यहाँ पर कहते हैं देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड, और अगर आप चाहें तो मैं मैग्नेटिक फील्ड की यहाँ पर डायरेक्शन कुछ यूँ बना देता हूँ कि ये यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड यूँ होगा। अब सपोज करें कि कैपेसिटर के ऊपर हम चार्ज हम स्टोर करवा रहे हैं, तो सपोज ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज करवाई जा रही है, ये वाली प्लेट नेगेटिवली चार्ज करवाई जा रही है, तो देयर विल बी नो करंट बिटवीन दीज प्लेट्स। इन प्लेट्स के दरमियान में कोई करंट नहीं होता। ये बात हमने पढ़ रखी है पहले कि जब कैपेसिटर को आप चार्ज स्टोर करते हैं तो चार्ज स्टोर करते वक्त वहाँ पर किसी किस्म का कोई करंट नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर आकर बात में थोड़ा सा चेंज आ गया। वो चेंज क्या था कि आपने जब कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर करना शुरू किया तो कैपेसिटर पे चार्ज स्टोर करते वक्त हम मान लेते हैं एक लम्हे के लिए कि दरमियान में कोई करंट नहीं है, लेकिन सारे का सारा चार्ज तो एकदम से इंड्यूस नहीं हो जाता। अगर सारे का सारा चार्ज एकदम से इंड्यूस नहीं होता, मतलब जारी बात है पहले थोड़ा सा चार्ज होगा, आप यूँ कंसिडर कर लें ये पहले कम है चार्ज, ठीक है, पहले जहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी वीकर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर क्या हो गया, वीक। थोड़ी देर बाद चार्ज और आता, मतलब विद रिस्पेक्ट टू टाइम चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चार्ज इंक्रीज हो रहा है। अगर मैं यहाँ पर कैपेसिटर का फॉर्मूला यूज़ करूँ, वहाँ पर आपने फ्लक्स के लिए वैल्यू कुछ यूँ फाइंड की थी, फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज, ये हमने इक्वेशन पढ़ी थी। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि टाइम के साथ साथ हम क्या कर रहे हैं, चार्ज की वैल्यू को इंक्रीज करते जा रहे हैं, इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज बढ़ता चला जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फील्ड भी बढ़ता जा रहा है। मतलब फील्ड की जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कांस्टेंट नहीं है, वो मुसलसल चेंज हो रही है। तो एक बात तो हो गई कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर वो बात लिख देता हूँ, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, कि हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज कर रहे हैं। कैसे चेंज कर रहे हैं फिर देख लें। हम इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करने के लिए हम इन प्लेट्स के ऊपर चार्ज की अमाउंट को बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब जब चार्ज की अमाउंट बढ़ती चली जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि टाइम के लिहाज से चार्ज इंक्रीज कर रहा है। तो जब टाइम के लिहाज से चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो हम दोनों तरफ से टाइम पे कर देते हैं डिवाइड। क्यों? क्योंकि चार्ज इज गेटिंग इंक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और अल्टीमेटली दूसरे एंड पर क्या होगा, जो फ्लक्स है वो भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, एंड दिस चार्ज पर यूनिट टाइम, ये क्या चीज़ होता है, इट इज़ कॉल्ड करंट। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर भी एक करंट होगा। जब आप यहाँ पर चार्ज की अमाउंट बढ़ाएंगे, चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ेगा, तो देयर विल बी अ करंट बिटवीन दीज प्लेट्स, और यहाँ पर जो करंट होगा इस डायरेक्शन में, यहाँ पर इस करंट को हम नाम देते हैं, इट इज़ नोन एज डिस्प्लेसमेंट करंट, और इस करंट को हम लिखते हैं
ID से, दिस ID इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। यही फाइंडिंग थी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की कि आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज किया, आपने वहां पर क्या इंड्यूस करवा दिया, करंट। अब जब करंट आ गया, Q ओवर T किसकी इक्वल होता है, करंट, तो मैं यहां से कह सकता हूं डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, क्योंकि अब तो फील्ड चेंज हो रहा है, डेल्टा फाई लगेगा, इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू करंट। और करंट कौन सा, ID, द डिस्प्लेसमेंट करंट। और अगर यहां पर करंट है, ऑब्वियसली उसकी वैल्यू चेंज हो रही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है, करंट की वैल्यू भी क्या हो रही होगी, चेंज। और अगर यहाँ पर करंट है तो करंट जहाँ पर होता है उसके इर्द गिर्द क्या होता है, देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये करंट आगे किसको प्रोड्यूस करेगा, इट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा आपको एलेबोरेट करता हूँ तो ये लाइन मैं कंप्लीट करने के मूड में हूँ कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड उसी तरह इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है मैग्नेटिज्म को, सही। तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों को हमने आपस में कंपेयर कर लिया। और यहाँ से अब हम जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की पहली इक्वेशन लिखते हैं कि वो क्या थी। अब फिर इस कॉन्सेप्ट को देख लें, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपने इस वायर में से करंट पास किया, इस वायर में से जब करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, देयर विल बी अ मैग्नेटिक फील्ड। ये चार्ज, ये करंट यहाँ पर इस कैपेसिटर के ऊपर इसने शुरू करवा दिया चार्ज को स्टोर करवाना। जब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज की अमाउंट बढ़ेगी तो चार्ज की अमाउंट बढ़ने पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी बढ़ता चला जाएगा। और जब इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड के बढ़ने का मतलब क्या है कि फाई की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो गई। ये फिर बात सुन लें, यहाँ पर टी जो डिवाइड किया था, इसी में स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हमने फॉर्मूला लिखा था फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। ये गॉसेस लॉ की सेकंड एप्लीकेशन थी। तो यहाँ पर क्या है कि चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज हो रहा है जो इन प्लेट्स के ऊपर है। जब चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीज होगा तो E की वैल्यू भी तो बढ़ती चली जाएगी। E की वैल्यू कैसे बढ़ेगी, बिकॉज जब ये Q इंक्रीज करेगा फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी, और फ्लक्स किसके इक्वल होता है, E डॉट A 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल चार्ज। जब आप चार्ज की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम बढ़ा रहे हैं तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ Q ओवर T, और चार्ज की वैल्यू चेंज हो रही है, डेल्टा Q ओवर डेल्टा T। तो सेम यहाँ पर जब चार्ज इंक्रीज करेगा तो E तो कांस्टेंट नहीं रह सकता, सो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा EA ओवर डेल्टा T। ठीक हो गया कि टाइम के साथ साथ चार्ज की वैल्यू भी बढ़ेगी, E की वैल्यू भी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो गया। और चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होता है, करंट, और E डॉट A को फ्लक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा T। और यहाँ से अगर मैं ID के लिए फॉर्मूला लिखूं तो ID के लिए फॉर्मूला होगा ID डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T इंटू एप्सिलॉन नॉट। कि इस एप्सिलॉन नॉट को आपने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ से हमने कंक्लूड क्या किया कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस अ करंट, और इस करंट का नाम क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट। और इस करंट की वजह से, क्योंकि जहाँ कहीं करंट होता है देयर इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पर भी बीच में मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड किसको प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड को। अब देखते हैं B की वैल्यू पे कितना चेंज आएगा। तो B के लिए हम फॉर्मूला पढ़ते हैं, B डॉट डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाय टोटल करंट, टोटल करंट। अब यही फॉर्मूला B डॉट डेल्टा L इज इक्वल टू म्यू नॉट I यहाँ पर क्या चीज़ है, टोटल करंट। करंट यहाँ पर कितने हैं, दो, एक सिंपल ये करंट और एक है डिस्प्लेसमेंट करंट। सो
बी डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस आई डी। और अगर आप यहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें तो B डॉट डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई प्लस म्यू नॉट आई डी। और आई डी के लिए वैल्यू क्या है? आई डी के लिए हमने वैल्यू निकाली थी डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो ये थी जेम्स क्लार्क मैक्सवेल की इक्वेशन कि यहाँ पर जब आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो फाई है दैट इज़ फाई ई, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, दिस इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड फाई ई। इस सब के साथ रिप्लेस कर देते हैं फाई ई। और यहाँ पर इस बात का मतलब क्या है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। तो यूँ हम बुक की सिर्फ और सिर्फ 3 लाइंस को इतने टाइम में एक्सप्लेन कर सके। और वो क्या थी? नंबर 1, जब चार्ज रेस्ट पर हो इट हैज़ ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। व्हेन चार्ज इज मूविंग विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट ओनली प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड। बट व्हेन अ चार्ज एक्सेलरेट्स, तो और अगर वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सेलरेट करेगा, जब वो एक्सेलरेट करेगा तो चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा। और यहाँ पर हमने ये देखा कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड से हम प्रोड्यूस करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अब इन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करके हमने अपना वो प्रिंसिपल, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जनरेशन का प्रिंसिपल है, वो प्रिंसिपल ही यही है कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने इसको डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से चार्ज को एक्सेलरेट करवा सकते हैं और किस तरह से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को प्रोड्यूस करते हैं।